चलिए, गुड इवनिंग सभी साथियों को। और कल हम पॉलिटिकल में बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की थी। और आज हम बात कर रहे हैं शहरी स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्थानीय स्वशासन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, शहरी स्थानीय स्वशासन। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1793 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। 1793, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। और 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सबसे पहले 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा 3 नगर निगमों की स्थापना हुई। 3 नगर निगमों की स्थापना हुई। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो 1793 से 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा 3 नगरों की स्थापना हुई। और इसमें एक तो कलकत्ता था और दूसरा बंबई, तीसरा मद्रास। कल हमने जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी 1882 के लॉर्ड रिपन के जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी 1882 में। और इसकी शुरुआत 1793 में, सबसे पहले 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा 3 नगर निगमों की स्थापना हुई। नंबर 1 मद्रास, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मुंबई में नगर निगम बने थे। तो इस शुरुआत यहां से हुई थी नगर निगमों की, सबसे पहले शुरुआत। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो आजादी के बाद शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कल हमने कहा था कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था, पंचायती राज व्यवस्था जिसे हमने कहा था, उसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में लाया गया था। और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1992 किया गया। ठीक है, 1992 किया गया, प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। और यह संशोधन भी 1993 में लागू हुआ। ठीक है, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। और 1 जून 1993 को यह लागू हो गया। इसीलिए इसको भी 1973वां संविधान संशोधन 1992-93 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992-93। अब इस संशोधन के द्वारा संविधान के में भाग 9 जोड़ा गया। इसको भी ध्यान रखना, वहां पर भी हमने कहा था भाग 9 जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 का क और अनुच्छेद 243, अब इसको याद रखना, 243 ओ तक वहां देखा था हमने, पी से लेकर के 243 ZG ये है। ठीक है, 243 पी से लेकर के 243 ZG ये है। ठीक है, 243 ZG को जोड़ा गया। ZG को इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का को अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG जोड़ा गया।
ठीक है, तथा अनुसूची 12 में नगर निगम, अनुसूची 9 भूमि सुधार, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज और 12वां नगर पालिका। ठीक है, 12वां नगर पालिका अनुसूची 12 में नगर पालिका को शामिल किया गया, जिसमें 18 विषय रखे गए। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया। एक बार देख लो इसे। पंचायती राज, एक था पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका, दोनों पर ध्यान देना। ये अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 और ये है अनुसूची 12। ठीक है, ये भाग 9 में था, ये भाग 9 के क में, 9 का क या ए जो भी लिखते हो क, और अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ओ तक में ये था, और ये रखा गया अनुच्छेद 243 के पी से लेकर के 243 का जेड जी, ये इतने में रखे गए। और इसमें विषय कितने थे? अनुसूची 11 में विषय कितने थे? विषय, इसमें विषय थे 29 और इसमें विषय कितने रखे गए? विषय रखे गए 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको आप लोग तैयार करना। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट इसमें याद रखना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है पंचायती राज और ये है नगर पालिका। इस तरीके से नगर पालिका और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। उम्मीद है सभी को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, और जल्दी से इसको लिख लीजिए। और ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, पंचायती राज को अनुसूची 11 में, नगर पालिका को अनुसूची 12 में, पंचायती राज को भाग 9 में, नगर पालिका को भाग 9 के क में, पंचायती राज को अनुच्छेद 243 से 243 ओ में, नगर पालिका को 243 पी से लेकर के 243 जेड जी में, और अनुसूची 11 में 29 विषय और अनुसूची 12 में 18 विषय शामिल किए गए। ठीक है, क्लियर हो गया? बनाइए जल्दी से इसे। इस अंतर को सभी लोग अच्छे से क्लियर रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब लिखेंगे संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है इसको समझो। संरचना इसकी त्रिस्तरीय, इसकी भी कैसी होती है? त्रिस्तरीय संरचना होती है। ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं इनको समझो। सबसे पहला होता है नगर पंचायत, दूसरी होती है नगर पालिका, और तीसरी होती है नगर निगम। तो ये त्रिस्तरीय संरचना होती है। ठीक है, नगर पंचायत 1 लाख से कम जहां पर जनसंख्या है, 1 लाख से कम जनसंख्या पर क्या बनाई जाती है? नगर पंचायत। फिर नगर पालिका आती है 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या पर क्या बनती है? जनसंख्या पर नगर पालिका। और 5 लाख से अधिक की जहां पर जनसंख्या है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या जहां पर होगी, जनसंख्या वहां पर क्या बनेगी? नगर निगम बनेंगे। जैसे हल्द्वानी नगर निगम है ना, देहरादून नगर निगम है, और हरिद्वार नगर निगम है, रुद्रपुर नगर निगम है, यहाँ पर उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। नगर निगम वहां होती है जहां 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है। इसका चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसके लिए इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। और न्यूनतम आयु कितनी होती है
इसके लिए भी न्यूनतम आयु होती है 21 ईयर, ठीक है। और आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होता है? आरक्षण इसमें 1/3% होता है, ठीक है। और इसमें नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो मेयर होता है। प्रमुख कौन होता है? प्रमुख, इसका प्रमुख मेयर होता है, मेयर होता है, और मेयर इसमें प्रमुख होता है, ठीक है। और वार्ड होते हैं, इसमें वार्ड होते हैं, वार्ड में पार्षद, वार्ड में पार्षद चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, ठीक है। वार्ड में पार्षद होते हैं और इसका सबसे प्रमुख जो होता है नगर निगम का प्रमुख मेयर इसमें होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना। आरक्षण इसमें SC ST और महिलाओं के लिए जो आरक्षण होता है 1/3 होता है, 1/3%, मतलब लगभग कितना 33% आएगा, है ना। 1/3% SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण रहता है 1/3%। ये इसमें आरक्षण की बात, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाओ, इसकी संरचना बना लीजिए। चलिए इधर एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008, जो पंचायती राज में संशोधन किया गया था, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा उत्तराखंड में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा ये पंचायती राज भी का मामला भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो स्थानीय स्वशासन हमारे कंप्लीट हो गए। और इसमें एक चीज और कही जाती है कि इसकी संरचना में एक तो मेयर होता है, मेयर को महापौर भी कहा जाता है। मेयर को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। इसको ध्यान रखना। जैसे कल न्यूज अगर किसी ने सुनी होगी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के महापौर चुने गए करके कहा जा रहा था। महापौर का मतलब नगर प्रमुख, जिन्हें मेयर कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना में 3 चीजें होती हैं। संरचना में आपने, एक तो मेयर होता है, मेयर या इसे महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। दूसरा होता है इसमें डिप्टी मेयर। दूसरा क्या होता है? डिप्टी मेयर होता है। और तीसरी चीज इसमें क्या होता है? पार्षद। इन तीनों से मिला करके ये इसकी संरचना बनती है। मेयर का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वोट देते हैं हम। और पार्षदों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से पार्षद भी चुने जाते हैं। लेकिन जो डिप्टी मेयर होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसकी संरचना में 3 चीज आती है, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद। मेयर और पार्षदों का चुनाव तो कैसे होता है? प्रत्यक्ष। जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर हो गया? तो इसको लिख लेना। ये हमने कहा कि इसमें प्रमुख मेयर होते हैं, वार्ड में पार्षद होते हैं। पार्षद और मेयर का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है।